हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आरएस और पीएसआई के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरएस की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके कारण ये जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें या थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ पर विकसित होती है। प्राचीन कालीन नगरीय सभ्यता थी और जिस महत्वपूर्ण विशेषता के कारण ये जानी जाती है वो है यहाँ का नगर नियोजन। ठीक है, यानी यहाँ के लोग आज से लगभग 4,500 5,000 वर्ष पहले नगरों का एक व्यवस्थित नियोजन करते थे और उस आधार पर क्या है इन्होंने नगरों का निर्माण किया है, जहां हमें नगरों की अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा हम लोग इस समय का जो नगर नियोजन हमें देखने को मिलता है उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक चित्र हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ का जो नगर नियोजन है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, ऐसे हमें वहां से बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का उत्खनन होता है तो हमें अनेक स्थलों से वहां के नगरों के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित थे और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो नगर नियोजन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो नगर नियोजन है उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। और इन विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के टाउन प्लानिंग की या नगर नियोजन की। नगर नियोजन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक तो यहाँ पर जो हमें नगर देखने को मिलते हैं वो क्या है, जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कैसा है, जैसे आधुनिक नगर नियोजन हम लोग देखते हैं वैसा ही हमें वहां पर नगर नियोजन देखने को मिलता है। यानी जाल पद्धति पर, जिसको हम लोग ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, उस पद्धति के ऊपर व्यवस्थित नगरीकरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो पहली यहाँ के नगर नियोजन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी हम लोग बात करें तो एक तो क्या है, नगर जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से इस चीज को समझें तो इस तरह जाल पद्धति के ऊपर का व्यवस्थित नगरीकरण हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो क्या है एक तरीके से अपने आप में अनोखा है। क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं के अंदर अगर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो ये अपने आप में क्या है, अद्भुत है, जो कि हमें 4,500 5,000 वर्ष पहले, ठीक है, एक नगरीकरण देखने को मिलता है। और नगरीकरण के अंदर भी हमें एक अद्भुत जो आधुनिक तरीके का हम लोग नगरीकरण देखते हैं वैसा यहाँ पर नगरीकरण देखने को मिलता है। तो नगरीकरण की पहली विशेषता तो क्या है, जाल पद्धति पर व्यवस्थित नगरीकरण देखने को मिलता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो यहां पर सड़कें हैं और सड़कें क्या हैं, समकोण पर काटती हैं।
समकोण पर काटती है। सड़कें यहां पर क्या है, जो नगर हैं उनको समकोण के ऊपर काटती है। जैसे ये नगरीकरण है और इसके किनारे किनारे क्या है, हमें सड़कें देखने को, सॉरी, जो आवास बने हुए हैं उनके बीच के अंदर हमें सड़कें देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, समकोण पर काटती हुई सड़कें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसा यहाँ पर हमें यहाँ का जो नगर नियोजन है उसमें देखने को मिलता है। आगे जो नगर बने हुए हैं उनको क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चार दीवारी के अंदर यानी एक बाउंड्री में सुरक्षित किया गया है। तो अगली विशेषता, नगरों को चार दीवारी से सुरक्षित किया गया था, ठीक है। पहली विशेषता जाल पद्धति, दूसरी समकोण पर काटती सड़कें, चौथी चार दीवारी बनी हुई है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है नगर मुख्यतः दो भागों में बटे हुए थे। नगर मुख्यतः दो भागों में बटे हुए थे, ठीक है। अब ये दो भागों में किस प्रकार से बटे हुए थे इसको समझते हैं। जैसे ये कोई चार दीवारी है किसी नगर की और इसके अंतर्गत दो भागों के अंदर हमें नगर देखने को मिलता है। एक भाग है उसको पश्चिमी भाग के नाम से जाना जाता है, यानी एक जो भाग है वो पश्चिमी भाग है और दूसरा भाग है वो है पूर्वी भाग। ये जो पश्चिमी भाग है इसको नाम दिया गया है दुर्ग क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। और ऊपरी भाग भी इसको बोला जाता है, ऊपरी भाग, यानी इसका जो निर्माण किया जाता था वो क्या है, किसी चबूतरे वगैरह के ऊपर किया जाता था। इस कारण से क्या है, इसको ऊपरी भाग बोला जाता है। और ये जो पश्चिमी भाग है इसकी एक खासियत और होती थी, ये विशिष्ट वर्ग का आवास होता था, विशिष्ट वर्ग का आवास। तो यहां हमने क्या देखा, एक तो जो नगर है वो मुख्यतः दो भागों के अंदर बटे हुए हैं, पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग है उसकी खासियत क्या है कि ये एक तो दुर्ग क्षेत्र इसको नाम दिया गया है जो ऊपरी भाग कहलाता है, और तीसरी इसकी विशेषता है ये विशिष्ट वर्ग का आवास था। और विशिष्ट वर्ग के अंदर भी जो विद्वान है वो कहते हैं कि यहां पर पुरोहित वर्ग या फिर जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग, ये निवास करता था, ठीक है। अब बात करते हैं जो पूर्वी भाग है उसके बारे में। पूर्वी भाग के अंदर हमें खास बात क्या नजर आती है कि एक तो इसका निर्माण नीचे होता है, जैसे ये पश्चिमी भाग है दुर्ग क्षेत्र, इसका निर्माण तो क्या है किसी चबूतरे के ऊपर किया जाता है, और जो पूर्वी भाग है ये बिना किसी चबूतरे के ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। तो इसको नाम दिया गया है निचला भाग, निचला भाग। और ये मुख्यतः क्या है, जो सामान्य वर्ग था, सामान्य वर्ग का आवास है। यहां पर सामान्य वर्ग का आवास हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर उदाहरण के तौर के ऊपर हम लोग देखें तो यहां पर जो कृषक वर्ग है, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, ये सब क्या है इस आवास के अंदर या पूर्वी भाग के अंदर निवास करते थे। तो नगरों के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि नगर है उनको मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया था। एक पश्चिमी भाग है जो थोड़ा सा ऊपरी भाग, सॉरी, किसी चबूतरे वगैरह के ऊपर निर्मित होने के कारण उसको ऊपरी भाग कहा गया है,
और वो क्या है, जो विशिष्ट वर्ग होता है, हो सकता है यहाँ पर शासक वर्ग निवास करता हो और हो सकता है यहाँ पर पुरोहित वगैरह, ऐसा कुछ विशिष्ट वर्ग है वो निवास करता हो। और दूसरा भाग है वो बिना किसी चबूतरे के जो नीचे का क्षेत्र होता है उसमें बना हुआ है, और इसका आकार है वो भी क्या है, थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि जो सामान्य वर्ग है वो निवास करता है, जिसमें मजदूर हैं, कृषक हैं, ये सब क्या है यहाँ पर व्यापारी वर्ग वगैरह यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, ये जो पश्चिमी भाग है दुर्ग क्षेत्र वाला, इसमें हमें जो सार्वजनिक भवन है उनका निर्माण भी देखने को मिलता है। सार्वजनिक भवनों का निर्माण ये भी क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें अन्नागार देखने को मिलते हैं। अन्नागार का मतलब है कि बड़े बड़े अन्न के कोठार बने हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्रेनरी बोलते हैं। ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ऐसे अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हो सकता है ये जो अन्नागार हैं ये शासक वर्ग है वो टैक्स के रूप में जो अनाज वसूल करता था उसके लिए बनाए गए हों, या फिर हो सकता है कि जैसे किसी आपदा से निपटने के लिए भविष्य को ध्यान में रख करके ये चीजें निर्मित की गई हों। तो अन्नागार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्नानागार, स्नानागार का मतलब है कि यहाँ किसी धार्मिक उत्सव के लिए या सार्वजनिक जो समारोह होता है उसमें जो स्नान वगैरह करने की परंपरा होती है, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर होती है, तो ऐसे भी यहाँ पर जो स्नानागार हैं उनके क्या है साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे पुरोहित आवास हो गया, महाविद्यालय, ऐसे कुछ साक्ष्य भी यहाँ पर हमें दुर्ग क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दुर्ग क्षेत्र है जिसमें शासक वर्ग वगैरह निवास करता था, वहीं पर ज्यादातर क्या है जो सार्वजनिक भवन है उनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इस तरह का नगर नियोजन वहां पर हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, इस नगर नियोजन के अंदर कुछ अपवाद जैसी चीजें भी क्या है हमें देखने को मिलती हैं। अपवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं। अपवादों की बात करें तो जैसे एक नगर है कालीबंगा, तो कालीबंगा के अंदर क्या है कि कालीबंगा के अंदर एक तो दुर्ग क्षेत्र व नगर क्षेत्र, जैसे हमने विभाजन किया था ना नगर क्षेत्र का और दुर्ग क्षेत्र का, ये दोनों ही क्या है यहाँ पर दुर्गीकृत हैं, यानी दोनों को ही क्या है यहाँ पर बाउंड्री बना करके सुरक्षित किया गया है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ ये कालीबंगा की परिधि है, तो कालीबंगा का जो दुर्ग क्षेत्र है इसको भी क्या है बाउंड्री बना करके सुरक्षित किया गया है, इसके चारों तरफ भी बाउंड्री है। और दूसरा जो नगर क्षेत्र है, ठीक है, इसको भी क्या है बाउंड्री बना करके सुरक्षित किया गया है। ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। दोनों ही क्या है, दोनों ही यहां पर दुर्गीकृत हैं। ठीक है, और दूसरा अपवादों के अंदर एक स्थल है जिसका नाम है चन्हू दड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमें प्राप्त होता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके दुर्ग क्षेत्र व नगर क्षेत्र, ठीक है, दोनों ही क्या है दुर्गीकृत नहीं है, दोनों ही दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे चनुदड़ो है उसका एक हम कह सकते हैं उसकी परिधि है, और यहां पर क्या है हमें ये नगर क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र हो गया और ये नगर क्षेत्र हो गया, ये दोनों ही क्या है दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, दोनों ही दुर्गीकृत नहीं है। आगे एक स्थल और है लोथल। लोथल और
वस्तुर कोटड़ा, ये दोनों ही गुजरात के अंदर हैं। यहां हमें क्या है, यहां हमें नगरों का विभाजन देखने को नहीं मिलता है, नगरों का विभाजन नहीं, नगरों का विभाजन नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये लोथल है, उसकी परिधि है, और यहां क्या है कि यहां पर जैसे दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र, इन दोनों का यहां पर विभाजन देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा क्षेत्र है, उसी में दोनों चीजें मिलकर के बनी हुई हैं, या हम कहें कि एक ही परिधि के अंदर जो विशिष्ट वर्ग है वो भी निवास करता है और जो सामान्य वर्ग है वो भी निवास करता है। ठीक है, यहां पर हमें जो विभाजन ऊपर बना हुआ है दुर्ग क्षेत्र का और नगर क्षेत्र का, वैसा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इसी तरह का विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो एक स्थल है धोलावीरा, ये गुजरात में है। यहां हमें तीन, या इसको इस तरीके से कहें कि जो नगर क्षेत्र है, सॉरी, नगर का जो विभाजन है वो तीन भागों के अंदर देखने को मिलता है। नगर का विभाजन तीन भागों में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि धोलावीरा को तीन भागों के अंदर बांट करके बसाया गया था। ये उच्च वर्ग का निवास हो गया, ये मध्यम वर्ग का, और ये जो सामान्य वर्ग है उसका आवास था, या निम्न वर्ग का आवास था। ऐसा हमें वहां पर धोलावीरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एक उच्च वर्ग का, एक मध्यम वर्ग का और एक निम्न वर्ग का, इस तरह का आवास हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरह हमें क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंदर जो नगर नियोजन है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो नगर नियोजन है, इसमें नगरों को जाल पद्धति के ऊपर बसाया गया था, साथ साथ में यहां पर क्या है, स्वच्छता के ऊपर भी विशिष्ट ध्यान दिया गया था। स्वच्छता के, यानी जो खास करके जल निकास प्रणाली है वो यहां पर काफी व्यवस्थित, या कह सकते हैं उन्नत प्रकार की देखने को मिलती है। जल निकास प्रणाली उन्नत या उन्नत थी। जल निकास प्रणाली उन्नत अवस्था में थी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग अभी एक चित्र के माध्यम से देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन देखने को मिलता है वो हमें जाल पद्धति के ऊपर देखने को मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें जो नगर बने हुए हैं या फिर आवास बने हुए हैं, जैसे ये आवास बने हुए हैं तो इनके बीच में सड़कें बनी हुई हैं, और ये क्या है, आपस में सड़कें हैं वो समकोण के ऊपर काटती हैं, और सड़कों के किनारे किनारे क्या है, नालियां बनी हुई हैं, ये नालियां बनी हुई हैं। ठीक है, सभी जगह क्या है, हमें नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहीं पर बहुत अच्छी अवस्था में प्राप्त होते हैं, कहीं पर हमें थोड़ा सा हल्की जो जल निकास प्रणाली है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी आवासों के किनारे किनारे जो सड़कें बनी हुई हैं वहीं पर क्या है, हमें जो जल निकास प्रणाली है वो भी देखने को मिलती है। इसमें हो क्या रखा था, एक तो नालियां बनी थी, दूसरा नालियों को
ईंट व पत्थर की सिल्लियों से ढका गया था। ठीक है। और जगह 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 मैन हॉल बने थे। ठीक है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यानी हड़प्पा में एक तो नालियां बनी हुई थी जल निकास प्रणाली के लिए, और नालियों को क्या है, ईंटों से और पत्थर से ढका गया था। और जगह जगह जो गंदा पानी इकट्ठा होता था उसको इकट्ठा करने के लिए मैन होल भी बने हुए थे। ऐसे साक्ष्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे जैसे आवास हैं उनकी बात करें तो आवासों में हमें बहुत सारी जो साक्ष्य होते हैं आवासों के, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कई चीजों के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आवासों में क्या है, आंगन देखने को मिलता है, रसोई घर के साक्ष्य मिलते हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, सीढ़ियां बनी थी, खिड़कियों के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। आवासों में कुएं बने हुए थे, कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी जो एक आधुनिक जैसे आवास होते हैं उनमें जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे रसोई है, खिड़की है, सीढ़ियां हैं, ऐसे साक्ष्य क्या है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जैसे सीढ़ियां यहाँ से प्राप्त हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 मंजिला भवन भी बनते थे। ठीक है, 2 मंजिला भवन यहाँ पर बनाए जाते थे, या हम कह सकते हैं कि 2 मंजिला भवनों के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ईंटें पक्की व कच्ची दोनों प्रकार की प्राप्त होती हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटें भी हमें यहां से प्राप्त होती हैं, अलंकृत ईंटें यहां से प्राप्त होती हैं, जिसमें एक तो जैसे वक्राकार ईंटें हैं वो हमें यहां से प्राप्त हो रही हैं, और ये बेसिकली चन्हूदड़ों से हमें प्राप्त होती हैं, चन्हूदड़ों से। ठीक है, और विशिष्ट प्रकार की जैसे अलंकृत ईंटों की हम लोग बात करें तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। ईंटों का जो आकार है उसकी हम लोग बात करें तो 4:2:1 इस अनुपात के अंदर ईंटें बनी हुई थी। ठीक है, तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हमने बात की। एक तो हमने देखा कि जो आवास हैं वो जाल पद्धति के ऊपर बने हुए थे, सड़कें समकोण पर काटती थी, जल निकास प्रणाली है वो हमें उन्नत अवस्था के अंदर देखने को मिलती है। भवनों की जैसे हमने बात की आवासों की, तो आवास हमें 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक पश्चिमी भाग है जिसको दुर्ग क्षेत्र कहा गया है, और एक पूर्वी भाग है जिसको नगर क्षेत्र के नाम से बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्या है यहां पर हमें नगर नियोजन देखने को मिलता है। ठीक है, एक सार्वजनिक भवनों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमें 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक तो स्नानागार के, और स्नानागार की अगर हम लोग बात करें तो ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इस स्नानागार की कुछ खासियतों की अगर हम लोग बात करें या फिर इसके आकार की हम लोग बात करें तो ये लंबाई की दृष्टि से था 11.87 मीटर लंबा। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई थी इसकी 7.01 मीटर। ठीक है, और गहराई की अगर हम लोग बात करें तो गहराई थी इसकी 2.43 मीटर गहराई। ठीक है,
ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। इसका निर्माण है वो पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है, पक्की ईंटों से निर्माण, पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था। और ये जो अंदर का भाग है, ठीक है, अंदर जो ईंटें लगी हुई थी उसको, उसमें पानी का रिसाव ना हो इसके लिए यहां पर क्या है, बिटुमिनस का लेप किया गया था। बिटुमिनस का लेप किया गया था। ठीक है, और एक विद्वान है सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसको हड़प्पा सभ्यता की एक अद्भुत कृति के रूप में बताया है, या अद्भुत निर्माण, हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत निर्माण। ठीक है, यहाँ का जो स्नानागार है उसको बताया है। एक हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर अन्नागार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अन्न कोठार बने हुए थे जहां पर क्या है, अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। तो ये भी क्या है, यहाँ का जो नगर नियोजन है उसकी खास विशेषताओं के अंदर जाने जाते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण अगर बात इस सभ्यता के नगर नियोजन की बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है कि स्वच्छता के ऊपर काफी ध्यान देते थे। ठीक है, स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान, जो कि हमें प्राचीन कालीन जो विश्व की अन्य सभ्यताएं हैं वहां पर ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा दिखाई हमें अन्य सभ्यताओं के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, जो यहाँ की सभ्यता की एक विशिष्ट खासियत थी। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।